Hello, my dear cadets. Welcome to the Success Tree of Defense. एनडीए वन इज जस्ट नॉकिंग द डोर. आपके सामने खड़ा है और जो भी कैडेट एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अप्रैल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सक्सेस ट्री डिफेंस के द्वारा वन शॉट में एक कोर्स लाया जा रहा है जो गैट का सेक्शन होगा. और गैट के सेक्शंस में 3 सेक्शन है: साइंस, इंग्लिश और जीके. जो जीके का सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपके रिटन पेपर को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल करता है. जीके के सेक्शन में 4 सेक्शन है. एक तो पहला सेक्शन ज्योग्राफी का है, दूसरा सेक्शन हिस्ट्री का है और तीसरा सेक्शन पॉलिटी का है और चौथा करंट अफेयर्स का है. जो आज का सेशन है उसमें हम लोग हिस्ट्री के सेशन के ऊपर पूरे कंप्लीट लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और एक ही क्लास में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री आपको रिवाइज करेंगे जो आने वाले 13 अप्रैल को जो एनडीए का पेपर होने वाला है उसमें आपका हेल्पफुल रहेगा. तो जो भी कैडेट्स तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ जाइए और अपना रिवाइज कीजिए. हिस्ट्री का जहां तक बात है, हिस्ट्री में 3 सेक्शन है: एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न. एक सेक्शन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है जहां से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन लोग पूछते हैं. वो भी आपको क्लास के साथ आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा. आज का सेक्शन हम लोग एंशियंट हिस्ट्री लेंगे क्योंकि आप देखा जाए प्रीवियस ईयर पेपर के 2, 3, 4 से स्टडी करने से पता लगता है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो एंशियंट हिस्ट्री से ही पूछ रहे हैं. और एंशियंट हिस्ट्री में जिस चैप्टर से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसमें पहला चैप्टर है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, Vedic age, the Jainism and Buddhism, the 16 Mahajanpada, the Mauryan Empire, the Post-Mauryan Empire, Gupta and Post-Gupta era. इन्हीं 8 टॉपिक पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखेंगे चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे कि आने वाले एनडीए के पेपर जो अप्रैल में होने वाला है 13 को एनडीए 1, उसमें आपके लिए पेपर को क्रैक करने में आसानी मिले. तो आइए लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की पहली शहरी सभ्यता थी. और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी, फीचर्स था टाउन प्लानिंग पे बेस था. और इसका एक तरह से ट्रेड ये मेसोपोटामिया कंट्री से करते थे. तो बार बार क्वेश्चंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग पर पूछते हैं. इसी में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. कहता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखा जाए तो कहते हैं कि भारत की पहली शहरी सभ्यता थी. और कहते कि इस सभ्यता का जो विस्तार था नॉर्थ में आप देखेंगे तो आज के प्रेजेंट डे में इंडिया का देखा जाए तो इसका मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में था और इंडिया का खासकर राजस्थान, आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू तक ये जुड़ा हुआ इसका एक्सपेंशन था. हड़प्पा के ऊपर पहला क्वेश्चन जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि टाइम का लिमिटेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करना है. पहला क्वेश्चन है आपका है कि जो हड़प्पा के जो शहर थे किस किस प्लेसेस से क्या क्या एविडेंस मिला है. कि जो हड़प्पा के स्क्रिप्ट थे जिसको पिक्टोग्राफिक कहते तो आज तक पढ़ा नहीं गया है. तो जो भी शहरों से हमें खुदाई से जो एविडेंस मिला है उस पर बार बार इंडिया के पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं. तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं. कहता है द टेराकोटा प्लॉ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड. तो आपको हल जो है ये टेराकोटा का जो फिगर्स है कहां से मिला है. ऑप्शन है मोहनजोदारो, बनवाली, कालीबंगन एंड लोथल. तो राइट इसका आंसर होगा, राइट आंसर उसका बनवाली इज द करेक्ट आंसर. तो हरियाणा के बनवाली से आपको पता है कि एक तो बार्ली भी मिले हैं और यहाँ पर टेराकोटा प्लॉ भी मिले हैं. कालीबंगन से हल के निशान मिले हैं, लोथल से डॉकर्ड मिले हैं और मोहनजोदड़ो तो हड़प्पा का कैपिटल ही था. तो ये पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन अब ये देखते हैं हम लोग. सेकंड क्वेश्चन, Which among the following is not characteristic feature of the हड़प्पन सेटलमेंट. तो हड़प्पा की कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा बस्ती की विशेषता नहीं थी. पहला है कि देखिए टाउन प्लानिंग के ऊपर पहला जो फैक्ट्स है, डोर्स एंड विंडोज जनरली फेस द साइड लेन्स एंड रियली ओपन ऑन द मेन स्ट्रीट. जो खिड़कियां थी हड़प्पा में वो शहर की तरफ खुल दरवाजे जो आज भी प्रेजेंट में देखा जाए तो जितनी भी खिड़की होती है वो सड़क की तरफ खुलती है. हाउस जनरली है सेपरेट बाथिंग एरियाज एंड टॉयलेट, ये भी करेक्ट है. देखिए इसका देखा जाए तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है. तीसरा जो है आपका ऑप्शन में गलत है. द सीटाडेल वाज वॉल्ड. द सीटाडेल जो शहर था वॉल्ड था बट द लोअर टाउन्स वे नॉट वॉल्ड, ये गलत है. जो शहर तो 2 भागों में डिवाइड था, कुछ लोग हाइट पर रहते थे कुछ लोअर पर, बाकी पूरी की पूरी शहर एक तरह से घिरी हुई थी. ड्रेन्स एंड वाटर चर्च फ्रॉम द सेकंड स्टोरेज वेर ऑफन बोल्ट इनसाइड द वॉल, ये करेक्ट है. तो इसमें राइट आंसर होगा सी. तो तीसरी ऐसी चीज हड़प्पा की विशेषता नहीं थी. तो टाउन प्लानिंग के ऊपर पढ़ के जाए जहां पर रोड एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटते थे, हर घरों में नालियों की व्यवस्था थी, वेल ड्रेनेज सिस्टम था. ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन बड़ी कहता है कि कौन सी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पा कल्चर. द हड़प्पा कल्चर्स वेर मैच्योर. अब हड़प्पा के ग्रो होने के बहुत से फेजेस रहे. फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4 फेजेस रहे. पहला फेज कहता है हड़प्पा कल्चर मैच्योर इन सिंध एंड पंजाब. कहता है कि हड़प्पा सभ्यता जो मैच्योर हुई अपने मैच्योर फेजेस में सिंध और पंजाब, एकदम करेक्ट ऑप्शन है.
इट स्प्रेड फ्रॉम देयर टू साउथवर्ड इन ईस्टवर्ड, एकदम करेक्ट है। साउथ में आप देखें दायमाबाद की तरफ, और ईस्ट की तरफ उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। द एरिया वेयर इट स्प्रेड वाज बिगर देन द इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एरिया उस समय हड़प्पा के जस्ट पैरेलल सभ्यता जो थी इजिप्ट थी और मेसोपोटामिया थी, और उससे दोनों हड़प्पा जो का एरिया था बिगर था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आपके इंडिया के पेपर में आने का चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा रहा, हड़प्पन क्राफ्ट्स डिस्प्ले अमेजिंग डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अकॉर्डिंग टू द केनियर, व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन फॉर सच अचीवमेंट। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हड़प्पा में ट्रेड थे, कहते कि हड़प्पा को सभ्यता में जो ऐसा है कि ट्रेड ही जो थे, ट्रेडर ही थे, हड़प्पा को एक तरह से कंट्रोल करते थे। तो ऐसा हमें एविडेंस मिलता है कि हड़प्पा की सभ्यता को वहां पर कोई शासन करने की व्यवस्था में लगता है कि ट्रेडर ही थे, हड़प्पा को सभ्यता को कंट्रोल करते थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, in the Mesopotamia record which of the following terms were used for the Indus Valley civilization। अब हड़प्पा सभ्यता आपको बताया कि मेसोपोटामिया कंट्री जो आज प्रेजेंट इराक है उसके जस्ट पैरेलल में थी। तो मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में जो टेक्स्ट में हमें हड़प्पा शब्द के लिए कौन सा वर्ड मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेलुआ इज द करेक्ट आंसर। मेहलुआ इज द करेक्ट आंसर। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता लगता है कि जो सिल्स मिले हैं, सिल्स मेसोपोटामिया में जो सिल्स मिले उस पर मेलुआ का हमें उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट वाज स्प्लाइस सेंटर फॉर मेकिंग द सेल ऑब्जेक्ट्स। तो सेल माने मनकी बनाने का सबसे बड़ा साइट्स कौन था, तो राइट इसका आंसर होगा बालाकोट। तो बालाकोट ऐसा प्लेस था जो मनकी बनाने का सबसे बड़ा वहां पर फैक्ट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, consider the following statement, terracotta models of the plough have been found settled in चोलिस्तान एंड बनवाली। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लॉ मैंने हल के जो मिले हैं वो एकदम पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। एग्जैक्टली स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग। देयर इज एविडेंस ऑफ प्लॉ फील्ड, अब हल के निशान का प्लॉ फील्ड, जैसे ऐसे प्लॉ फील्ड का एविडेंस हमें कालीबिंगन से मिला, एकदम करेक्ट है। द प्लॉ फील्ड कालीबिंगा है टू सेट ऑफ फैरो, यहां पर एक फैरो है क्रॉसिंग एट द राइट एंगल टू ईच अदर एंड सस्टिंग टू डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर इन इट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। 7 का ए, तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आइए 8, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ लेटर रिलीजन ट्रेडिशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेसेस बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें से 4 फीचर्स दिए गए और को बताना है कि कौन सा फीचर है कि आज भी हड़प्पा की कॉपी किए गए हैं। तो देखिए इमेज वर्शिप आज भी हमारा प्रेजेंट में चलता है, इमेज वर्शिप्स। वर्शिंग ऑफ टेम्पल का हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है, और ट्री वर्शिप का हमें एविडेंस मिलता है, जिसे पीपल के पेड़ के लोग पूजा करते थे। और रिचुअल बाथिंग में आप लोग देखेंगे ग्रेट बाथ हमें मिलता है। तो राइट आंसर होगा 1, 3 एंड 4, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका होगा 8 का बी, 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 9, consider the following statement, the inhabitants of Harappa grew used cotton, पहला ऑप्शन है। The inhabitants of Harappa had no knowledge of irons, the standard Harappa seals were made of clay। तो select the correct answer using the code given below। तो देखिए पहला एकदम करेक्ट है कि हड़प्पा पहली सभ्यता थी जिसने कॉटन ग्रो किया, और नो नॉलेज ऑफ आयरन, उनको आयरन का नॉलेज नहीं था। कि हड़प्पा के लोग एक तरह से टिन और कॉपर जिसको कहते हैं ब्रॉन्ज यूज करते थे, एक तरह से ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज यूज करते थे, और क्ले का नहीं बना होता था, वो स्टीयाटाइट से बना होता था जिसको सॉफ्ट स्टोन भी कहते थे, सॉफ्ट स्टोन। तो सॉफ्ट स्टोन्स भी कहते थे। तो राइट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 10, consider the following statement regarding the town planning of the हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी फीचर्स दी थी टाउन प्लानिंग। कहता है कि द टाउन वाज वेल प्लानेड एंड द स्ट्रीट कटिंग एट द राइट एंगल। द पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ग्रेट बाथ वर सेकंड फीचर एकदम सही है, रिचुअल के लिए यूज करते थे। द स्टोन यूज यूज इन द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये गलत है कि स्टोन्स नहीं, वहां पर आपको बताया कि धूप में सुखाए हुए मिट्टी के ब्रिक्स यूज किए जाते थे, ईंटों का यूज किया जाता था घर बनाने में, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो याद रखना है कि हड़प्पा में रोड एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटते थे, और ग्रेट बाथ जो आपको पता है मोहनजोदारो से मिला है जिसका यूज रिचुअल्स में किया जाता था, वो इसका मतलब 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर था। एग्जैक्टली ऐसी क्वेश्चन आपके इंडिया के पेपर में पूछे जाएंगे कैडेट्स, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन नंबर आइए 11, consider the following statement regarding the trade activity of हड़प्पन पीपल। तो हड़प्पा सभ्यता एक तरह से शहरी सभ्यता थी, और शहरी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इनका दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड था।
पहला कहता है एग्रीकल्चर। हड़प्पा के लोग जितने भी अगर व्यापार करते थे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स लाइक प्रेशियस स्टोन्स एंड वे ट्रेडेड, पहला कह रहा है, पहला करेक्ट है। ज्यादा हड़प्पा के लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रेड करते थे। दे कैरी आउट बोथ, दोनों के स्टेटमेंट करेक्ट है। और मेंशन ऑफ मेलुआ इंडस ह्यूमिलेटेड, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है हड़प्पा के ट्रेड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से फीचर्स थे? पहला, दे पोजेस द ग्रेट पैलेस एंड टेंपल। इंडस वैली में मंदिर के कभी एविडेंस नहीं मिले, यहां पर पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। दे वर्शिप बोथ है, एकदम करेक्ट है। मेल में आप देखेंगे तो पशुपति महादेव की पूजा होती थी, आज भी प्रचलन में है। और फीमेल में मदर गॉडेस। तो हड़प्पा के दो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे, पशुपति महादेव एंड मदर गॉडेस। दे इंप्लाई हॉर्स ड्रॉन चैरिट इन द वॉरफेयर। हड़प्पा के लोग कभी भी घोड़े का यूज एक तरह से लड़ाई में किए नहीं, ये तो आर्यंस लोग की विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पा कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर यूज फॉर द सील्स। तो हड़प्पा में जो सील्स मिले हैं, जिसको हिंदी में मनके कहते हैं, और सील्स का यूज जो होता था एक तरह से कहते थे कि ट्रेड में ज्यादा यूज किया जाता था। तो सील्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, राइटिंग इंस्क्रिप्शन करेक्ट है। सिंबल्स ऑफ ऑथोरिटी, ट्रेड में इसको लगा के उसके ऊपर नाम लिख देते थे, ऑथोरिटी को एक तरह से एविडेंस करता है। और एमुलेट्स में भी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है सील्स के लिए। और सील्स पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके इस बार इंडिया का एनडीए 1 में सील्स के ऊपर एक क्वेश्चन लोग पूछ भी ले। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये था कुछ हमने डिस्कस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, कि इंडस वैली से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट 10 इयर्स का देखा जाए तो एक क्वेश्चन हर बार एनडीए के पेपर में पूछे जाते हैं। जो वैदिक कल्चर्स है उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। फिर भी आपको मैं 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आसानी से आप कर जाए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द ऋग वैदिक संहिता। तो ऋग वैदिक संहिता का मतलब है, जब आर्यंस लोग कहते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता की पतन हुई तो आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया से भारत को आ गए और आके पंजाब में एक वेद की रचना की जिसको ऋग वेद कहते हैं। तो इसके ऊपर कहता है दे आर अबाउट 300 नॉन यूरोपियन वर्ड इन द ऋग्वेद, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर रेफरेंस टू द 10 राजा और बैटल ऑफ 10 किंग इन द ऋग्वेद, एकदम 10 राजाओं की लड़ाई ऋग्वेद से हमें पता लगता है। इट मेंशन इन द ऋग्वेद दैट इज अ वरद द चीफ ऑफ सुदास फाउट अगेंस्ट द कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स, ये भी करेक्ट है। और पुरु जो साइडेड विद द भरत, ये गलत था, पुरु अगेंस्ट में था, भरत के साइड में नहीं था। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनडीए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सके एक दो क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज ईयरली नोन एज बितास्ता। तो आपको पता है कि वैदिक में आपको पता है कि जब आर्यंस लोग आए तो लैंड ऑफ 7 रिवर के बैंक पर आके बसे वो लोग, जिसको सप्त सिंधु कहते हैं। और उनके वैदिक उस रिवर का नाम वैदिक नेम भी है और संस्कृत में। तो यहां पर बितास्ता जो है आर्यंस लोग किस नदी के लिए यूज किए हैं, तो राइट आंसर इज झेलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, इन द अर्ली वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड एज द बेस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। तो आर्यंस ने जितने भी लड़ाई लड़े वो सब गायों के लिए लड़े हैं, काऊ। तो गाय उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति थी और हर चीज को गाय में ही मेजर करते थे। तो राइट आंसर इज काऊ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइमरी। अब आपको पता है कि ऋग्वेद के बाद 3 वेदों की और भी रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। जो पहली वेद की रचना हुई उसको ऋग्वेद कहते हैं। और कहता है कि कौन सा वेद है जो इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन्स है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आने के चांसेस कम है, फिर भी आपको एक रिवाइज के रूप में सामवेदा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदा कंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। जादुई टोना के बारे में हमें पता लगता है, ऋग्वेद से आपको पता लग गया, अजुर्वेद में यज्ञों के बारे में, अथर्ववेद जो है यहां पर मैजिकल फॉर्मूला से जुड़ा हुआ है। तो 18 का सी। क्वेश्चन 19, द ऋग्वेद आर्यंस वर गॉन बाय। तो आपको पता है आर्यंस लोग किसके द्वारा शासन किए जाते हैं। तो आर्यंस लोग में जो एक तरह से ट्राइबल कम्युनिटी थी, तो हर ट्राइब का एक राजा होता था, ट्राइबल, जिसको जन्स कहते थे। तो ट्राइबल रिपब्लिक था। तो 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, द रिचुअलिस्टिक प्रिसेप्ट ऑफ पर्टेनिंग ऑफ द हाइमन्स ऑफ द वेदास आर डोनस। तो वेदों को जो एक्सप्लेन करते थे उनको हम लोग ब्राह्मणास कहते थे।
तो हर वेद से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, तो वेदों को कौन पढ़ाने का काम करते हैं? ब्राह्मण्स। और ये भी याद रखना, जो वैदिक काल में क्या था, एक तरह से ओरल एजुकेशन दिया था, वहां पर लिखने की जो कला थी वो डेवलप इस समय नहीं हुई थी, सारा ओरली ही पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स इन द वैदिक पीरियड्स। तो वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राफ्ट्समैन था उसमें ये ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर, बार्बर सबसे इंपॉर्टेंट कारपेंटर था। और आर्यंस लोग आपको बताया कि भारत में रथों का यूज करते थे और रथों का यूज लड़ाई में भी करते थे, और तो कारपेंटर के सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से क्राफ्ट्समैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन द ऋग्वेदिक टर्म दास एंड देस्यु। जब आर्यंस लोग सेंट्रल एशिया से भारत आए तो आर्यंस देखने में उनका रंग एक तरह से फेयर था, तो लोकल्स पीपुल के लिए जो वर्ड यूज किया था दास एंड वो नॉन आर्यंस थे। 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म यूज्ड टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन द वैदिक सोसाइटी। तो आपको पता है बहुत से फैमिली मिलके ऋग्वेद में क्या कहलाते थे, तो जना कहते थे, और इन्हीं जना से 1600 बीसी में 16 महाजनपदों का राइज हुआ, तो जना कहते थे। तो बहुत से ग्राम मिलके 20 बनते थे और बहुत से 20 मिलके जना बन जाते थे, और जना से ही जनपदों का राइज हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, द टैक्स विच द किंग यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड। तो आपको पता है कि जो आर्यंस के जो राजा होते थे, जिनको राजन कहते थे, और आर्यंस लोग के बाद सबसे बड़ी संपत्ति गाय थी, तो गायों को जब प्रोटेक्ट करने का काम जो राजा करता था, तो राजा को लोग एक वॉलंटरी ऑफर करते थे जिसको बलि कहते थे। तो ऋग्वेद के समय बलि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स था, याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। क्वेश्चन नंबर 25 आइए। अब हमने बताया कि आर्यंस लोग जो जन कबीले थे, जन से ही 600 बीसी में 16 महाजनपदों का राइज हुआ, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो महाजनपद था वो गंगा प्लेन में, जिसका नाम था मगध। और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मगध डायनेस्टी के ऊपर, बार बार कि कितनी डायनेस्टी मगध पर रूल की। तो आइए इनके क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, कहता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉन्टेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब कुछ है कि अलेक्जेंडर ने आपको बताया 326 में भारत पर अटैक किए थे, तो उस समय मगध पर कौन सा शासक रूल कर रहा था? देखिए इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो उस समय मगध पर नंद डायनेस्टी रूल कर रहे थे, बाकी समकालीन जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। हमें ऐसा एविडेंस मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक तरह से अलेक्जेंडर की सेना में भी काम किया। जब अलेक्जेंडर भारत छोड़ के चला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया, और फाइनली कहते कि पंजाब पर कैप्चर कर लिया, और वहीं का सेना यूज किया नंदों को हराने में। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर एस्टैब्लिश्ड द पाटलिपुत्रा एज द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर। अगर देखा जाए तो मगध पर 3 डायनेस्टी ने रूल किया था। आपने पहला डायनेस्टी थी जिसको हिरनायका कहते थे, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद नागा नागा डायनेस्टी रूल किया। तो इसमें ऑप्शन में देखा है तो किसने अपने कैपिटल को रूप में डेवलप किया, तो राइट आंसर होगा अशोका, क्योंकि हमें एविडेंस मिलता है मेगास्थनी जो कोर्ट में आता है, अभी डिस्कस करेंगे, वो बताता है कि पाटलिपुत्रा चारों तरफ से घिरा हुआ था, विवरण देता है। तो 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा। जब 600 बीसी में 16 महाजनपदों का राइज हुआ, तो इसी समय गंगा प्लेन में 2 इंपॉर्टेंट रिलीजन का राइज हुआ, एक का नाम था जैनिज्म और एक का नाम था बुद्धिज्म। जैनिज्म में क्या हुआ कि उसके फाउंडर ऋषभनाथ थे, बाकी 24 गुरु हुए महावीर। तो जस्ट जब 16 महाजनपदों में जैन धर्म का प्रचार करने का महावीर किए, और बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्धा हुए। तो दोनों धर्मों का उदय गंगा प्लेन में हुआ, और ये दोनों ने 16 महाजनपदों में अपने धर्मों का प्रचार भी किया। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा अपने धर्मों का प्रचार करते हैं, उनके जस्ट पैरेलल महावीर भी एक तरह से महाजनपदों में जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट सेरेमन। गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश, जब गौतम बुद्धा ने आपको बताया कि बोध गया में तपस्या की, और तपस्या के बाद फाइनली वो पहुंचे सारनाथ, जो आज के प्रेजेंट में वाराणसी कहते हैं, यहीं पर डियर पार्क में उन्हें पहला अपना स्पीच को डिलीवर किया था। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर डिड बुद्धा अटेंड द महापरिवना। गौतम बुद्धा की जो डेथ हुई कहां पर हुई थी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के माला ट्राइब के कुशीनगर में हुई थी, जहां गौतम बुद्धा की डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट वाज एसोसिएटेड विद द गोसला
माक्सी री पुत्रा। जब महावीर और गौतम बुद्धा दोनों अगर गंगा प्लेन में उस समय दो धर्मों को स्थापित किया, जैन रिलीजम और बौद्ध धर्म, उसी समय गंगा प्लेन में एक और भी धर्म का राइज हुआ जो गोसला मास्करी पुत्रा के द्वारा स्थापित किया, जिसका नाम था आजीवक सिख। इस धर्म का फाउंडर अशोक का जो फादर था, जिसका नाम था बिंदुसारा, इस धर्म में बहुत ही बिलीव करता था, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, अशोक जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बाकी अशोक का जो फादर था वो आजीवक धर्म में विश्वास करता था, जिसके फाउंडर गोशाला थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। क्वेश्चन नंबर 31, कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द जैन लिटरेचर। अब जैन लिटरेचर के ऊपर पहला स्टेटमेंट, द सेक्रेड बुक ऑफ द जैन्स वे नोट द सिद्धांत और अगमा, द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट इन ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ पाली इज नोन एज अर्धमगधी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है जैन लिटरेचर के ऊपर, और ये एनडीए के पेपर में पूछे गए, ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, हो सके इस क्वेश्चन को रिपीट करते, तो याद रखिएगा। तो उनके किताबों को क्या बोलते हैं, अगमा बोलते हैं, और किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, अर्धमगधी में। क्वेश्चन नंबर 32, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदा ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा। जब बुद्धा ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उस समय कौन कौन से रिपब्लिक का राइज हुआ। तो आपको याद रखना है कि 600 बीसी में गंगा प्लेन में दो तरह के स्टेट का राइज हुआ। एक तो जिसको बोलते हैं मोनार्की, जिसमें 16 महाजनपद थे, इसके जस्ट पैरेलल कुछ रिपब्लिक हुआ। रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर राजा चुना जाता है, इलेक्टेड किया जाता है, और मोनार्की का मतलब होता है राजा का जो वंशज होता है वो हेरेडिटरी होता है। तो इस समय गौतम बुद्धा ने अवंती जो था एक तरह से मोनार्की था, मगध भी मोनार्की था, इसमें मालाज और वजी ऐसे थे और रिपब्लिक थे। तो राइट आंसर होगा 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर, बी याद रखिएगा। तो मालाज और वजी दोनों के दोनों रिपब्लिक थे, जिसमें गौतम बुद्धा ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 33, अब ये बताना है कि यहां कैपिटल दिया गया, कहता है कि अब ये 16 महाजनपदों का कभी कल क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो बतस से जो था ये कैपिटल कहता है कौशाम्बी का करेक्ट है। सुरसेना मथुरा था। अस्मक जो सर्वास्तिवी नहीं था, सर्वास्ति गलत है। और माला का कुशिनारा कहता है हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें कितने पेयर करेक्ट हैं। तो राइट आंसर होगा 1, 2 and 3, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आइए, अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कंपेल ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ विच रिवर। किस रिवर से अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी जो थी वापस लौट गई थी। अलेक्जेंडर द आर्मी ऑफ द पोरस कैम्प्ड ऑन द, किस रिवर के बैंक पर लड़े थे। दो क्वेश्चन बनता है, अगर पूछे किस रिवर के बैंक से अलेक्जेंडर वापस हो गया था, तो यहां ब्यास को क्रॉस नहीं किया था, और चिनाब रिवर झेलम रिवर के बैंक पर लड़ा गया था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसको बैटल ऑफ हेडपेसिस कहते हैं। और ब्यास ऐसी नदी थी जिसको अलेक्जेंडर ने क्रॉस नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 35, अब यह गौतम बुद्धा की कहते कि के ऊपर एक क्वेश्चन है, और कहता है कि जो एम्प्टी सीट जो है किसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है। स्तूप क्या किसको रिफ्लेक्ट करता है, विल क्या करता है। एम्प्टी सीट का मतलब कि गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति। महापरिवाना का मतलब डेथ से रिलेटेड नहीं है। स्तूप माने ये मेडिटेशन से रिलेटेड नहीं है, ये भी डेथ से रिलेटेड है। तो एम्प्टी सीट्स में क्या हुआ, गौतम बुद्धा ने स्पीच दिया था। स्तूप एक तरह से उनके डेथ से रिलेटेड है। व्हील एकदम सही है, फर्स्ट सिरोमन ऑफ द बुद्धा। तो राइट आंसर इज 3 इज वॉली। 35 का सी मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, तो मगध पर 3 डायनेस्टी आई, हिरनायका, शिशुनाग और नंदास। जो शिशुनाग डायनेस्टी थी वो किस डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था। तो राइट आंसर होगा उसने अवंती के पावर को डिस्ट्रॉय किया था। तो शिशुनाग डायनेस्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि अवंती उस समय मगध का जस्ट पैरेलल था। हिरनक डायनेस्टी ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, बाकी शिशुनाग डायनेस्टी ने इसको अवंती को डिस्ट्रॉय किया था। सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट ये थी। क्वेश्चन नंबर 37, कहता है विद रिस्पेक्ट टू द महाजनपदा कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। अब अंग जो था, जिसको आपको बताया, अंग को बिंबिसार ने कैप्चर किया था, जो प्रेजेंट में भागलपुर है। मगध जिसका कैपिटल पटना था, पाटलिपुत्र था, और कुरुज जो था मेरठ में था। तीनों के तीनों का कैपिटल करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर 38, with the reference to the period of Mahajanpada referred to in the Buddhist literature, which of the following dynasty ruled by Avanti? तो अवंती अभी डिस्कस किया, जिसको शिशुनाग डायनेस्टी ने डिस्ट्रॉय किया था। वो उस पर कौन सा राजा रूल करता था, उसका नाम था प्रद्योत्या। तो 38 का डी। अब इसके बाद आते हैं मौर्यन डायनेस्टी।
अब यहां पर हमने देखा 16 महाजनपद जो था उसी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर के रूप में मगध डायनेस्टी का राइज हुआ और मगध पर 3 डायनेस्टी रूल किया। पहला डायनेस्टी हिरनायक था, दूसरा शिशुनाग और तीसरा नंद। नंदों को डिस्ट्रॉय करके चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक डायनेस्टी की स्थापना की जिसको मौर्यन डायनेस्टी कहते हैं और मौर्यन डायनेस्टी का सबसे महान राजा अशोक हुआ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन डायनेस्टी ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके इंडिया का पेपर में पूछा गया। तो सबसे पहले नंद रूल का देखा जाए तो अगर इसको मैचिंग में देखें तो सबसे पहले मगध पर हिरनायक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी और फिर नंद आए। नंद के बाद मौर्यज आए। मौर्य के बाद इसमें आप देखेंगे तो सुंग लोग आए और सुंगों के बाद आप देखेंगे तो कुशानाज आए। सुंगों के बाद कनब आए, कनब के बाद कुशानाज आए। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसमें राइट होगा, सबसे पहले आए इसमें देखिए, इसमें नंद आएंगे, नंदों के बाद आएंगे आप मौर्यज आएंगे, मौर्यज के बाद कनब आएंगे, कनब के बाद सुंगो आएंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, मगध पर सबसे पहले डायनेस्टी हिरण्यक आई, शिशुनाग आई, नंस आए, मौर्य आए, मौर्य के बाद सुंग लोग आए, सुंग के बाद कनब लोग आए, कनब के बाद कुशानाज लोग आए। तो ये क्रोनोलॉजी है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ द धमा ऑफ ए किंग अशोका। तो अशोक के बारे में कि कलिंग वार के बाद उसने एक पॉलिसी स्टार्ट किया था जिसका बोलते थे धमा कहते। धमा वाज नॉट रिलीजन, रिलीजन नहीं था, एक अशोक की कहते कि अपने एम्पायर में शांति को स्थापित करने के लिए एक पॉलिसी लेके आया था धमा। तो धमा के कुछ फीचर्स थे, उन फीचर्स में ये नहीं था, बाकी तीनों फीचर्स थे। याद रखना 40 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर था जिसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र और इंडिया के पेपर में अर्थशास्त्र पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछा ये किताब किससे जुड़ा हुआ था, तो इकोनॉमिक्स से नहीं जुड़ा हुआ था, स्टेट क्राफ्ट से जुड़ा हुआ था। तो 41 का सी इज द करेक्ट आंसर। 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट टू डिफाइन द स्टेट। पहला स्टेटमेंट है द मेन कंसर्न ऑफ द अर्थशास्त्र आर थ्योरेटिकल इशू लाइक द ओरिजिन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, अर्थशास्त्र के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 43, अशोका कनेक्शन विद द बुद्धिज्म इज एविडेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट। अब कहते हैं कि अशोक ने बहुत से सड़कों पर पिलर्स लगाए थे, रॉक एडिक्ट लगाए थे, ऐसे करके 7 पिलर्स लगाए थे और 13 रॉक एडिक्ट लगाए थे। इंडिया के पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन से पिलर्स में क्या मेंशंस है और कौन से एडिक्ट में क्या मेंशंस है। तो कलिंग वार के बारे में अशोक के जिस रॉक एडिक्ट से पता लगता है वो 13वां रॉक एडिक्ट से पता लगता है कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई 261 बीसी में लड़े थे। कहते अशोक ने कलिंग पर अटैक करने के 2 कारण था, एक तो कहते कि वार में एलिफेंट को प्राप्त करना था, दूसरा ट्रेड को कंट्रोल करना था, इसलिए अशोक ने कलिंग पर अटैक किए थे। क्वेश्चन नंबर 44, मेगास्थनीज कौन था। तो हमने डिस्कस किया था जब अलेक्जेंडर जब कहते कि ब्यास नदी को पार नहीं किया और फाइनली ग्रीक वापस चला गया। जब ग्रीक वापस जाने लगा तो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को क्या किया कि पंजाब का गवर्नर बना दिया और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर को एक तरह से डिफीट किया और उसी का आर्मी यूज किया था नंदों को डिस्ट्रॉय करने में। तो सेल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थनी, वो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट माने पाटलिपुत्रा में रहता था। तो कहते थे कि ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेगास्थनी पता लग गया कि कौन था। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अशोकन रॉक एडिक्ट। तो अशोका के जो रॉक एडिक्ट थे उसके ऊपर विशेषता फीचर्स दिए गए हैं और आपको पता है कि जेम्स प्रिंसअप एक ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसअप, उसी ने सारे रॉक्स एडिक्ट पढ़े थे अशोक का कि उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। पहला कहता है द मेजर रॉक एडिक्ट 13 रिकॉर्ड द अशोका रिमूव्स द सफरिंग कॉज बाय द कलिंग कैंपेन। अभी डिस्कस किया कि 13वें हमें रॉक एडिक्ट से अशोक के कलिंग के बारे में पता लगता है। द मेजर रॉक एडिक्ट 10 रिकॉर्ड द अशोका विजिट लुम्बिनी, ये गलत है। 10वें रॉक एडिक्ट से लुम्बिनी विजिट होने का हमें पता नहीं लगता है, बाकी ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। 12वें से पता लगता है कि इसने धमा महामात्रों को नियुक्त किया था, जो भी लोग अगर साम्राज्य में विद्रोह कर रहे थे उनको शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अशोक ने फोर्स किया था। फिर मेजर रॉक एडिक्ट 12th स्पीक अबाउट द शोइंग द टॉलरेंस टुवर्ड द ऑल सेक्ट। 12वें रॉक एडिक्ट से पता लगता है कि अशोक हर धर्मों को रिस्पेक्ट देता था। राइट आंसर होगा 1, 3 and 4, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 46,
कहता है विच, ये एनडीए का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट अमंग द राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा, इन तीनों में क्या कॉमन है। कहता है कि यहाँ तीनों के तीनों आपको बताया कि प्लेसेस एसोसिएटेड विद द कंप्लीशन ऑफ बुद्धिस्ट कैनॉन्स ऑफ महासंघिक। अब राजगीर में भी आपको पता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और पाटलिपुत्रा में अशोक के समय थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जहां बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 47, अमंग द फॉलोइंग हु वाज द अर्लीस्ट विजिटर टू इंडिया। अब ये बार बार आपको पता है कि कुछ विदेशी प्राचीन भारत में आए, उसमें सबसे पहले आने वाला कौन था। तो इसमें सबसे पहले भारत आने वाला मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था। उसके बाद आने वाला फैयान था। फैयान आपको पता है ये कि ये आया था गुप्तों के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। हेन तसांग था, हर्ष के समय था। और अलबरूनी था, अलबरूनी के बारे में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किया था तो अलबरूनी मोहम्मद गोरी के साथ आया था। तो ये हमने कुछ विजिटर्स है जो इंडिया के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, इंडिया के बारे में बताते हैं। 48, द नोटेशन ऑफ सतंगा सप्त अंगा दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्थशास्त्र इंक्लूड। अभी डिस्कस किया कि ये क्वेश्चन इंडिया में पूछा गया है। जो अर्थशास्त्र था वो इकोनॉमिक्स से नहीं जुड़ा हुआ था, वो स्टेट क्रैफ्ट से जुड़ा हुआ था, जिसके अंदर किंग, टेरिटोरी, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी के बारे में हमें पता लगता है। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोका माइनर ऑफ एडिक्ट कंटेन्स द पर्सनल नेम ऑफ किंग अशोका। तो अशोक के जितने भी एडिक्ट मिले हैं उसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी पता लगता है। बाकी एक ही एडिक्ट है जिसमें अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है, उसका नाम है मास्की। तो मास्की का ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम मेंशन है। बाकी सारे रॉक्स में प्रियदर्शी के रूप में एविडेंस मिलता है। 50, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ टर्म्स दिए गए। धमा महामात्रास का क्या रोल था, राजू का क्या रोल था, असुल का अध्यक्ष का क्या रोल था। तो धमा महात्रा का रूल था कि धमा का प्रचार करना। राजू का नाम था, वो एक तरह से राजू क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था, इनकम टैक्स से। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट के ये शुल्क अध्यय ऑफिसर ऑफ रॉयल इनकम को देखभाल करता था। तो इसका कहता है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो 1 और 2 आर नॉट करेक्ट, बाकी तीसरा करेक्ट है। नॉट यहां लिखा हुआ है, ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन 51, विद रेफरेंस टू द एडिक्ट ऑफ अशोका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अशोका के जो एडिक्ट थे कहता है कि पाली और प्राकृत भाषा में थे, करेक्ट है। द डील्ड विद अशोका धमा एंड ऑल्सो गिव द इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिशियल, ये भी करेक्ट है। और 13 रॉक एडिक्ट गिव द डिटेल अबाउट द अशोका वार विद द कलिंगा, ये भी करेक्ट। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है अशोका एडिक्ट के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले आपके एनडीए जो 13 अप्रैल को हो रहा है उसमें रोल प्ले करेगा। और एंशिएंट आपको पता है कि हिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन आते हैं उन 15 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज के प्रेजेंट डेट में एंशिएंट हिस्ट्री से ही पूछे जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन किंग अशोका। तो अशोका के बारे में पहला कह रहा है कि अशोका धमा प्राइमरी। तो अशोक ने कलिंग वॉर के बाद एक पॉलिसी स्टार्ट की जिसको धमा कहते हैं, और कहता है कि अशोका धमा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू अट्रैक्ट एंड कन्वर्ट द पब्लिक टू द बुद्धिस्ट रिलीजन। एकदम गलत है। अशोक ने किसी को भी धर्म परिवर्तन पर जोर नहीं दिया। वो कहता था कि सभी धर्मों को रिस्पेक्ट किया जाए और सभी के बड़े को रिस्पेक्ट दिया जाए। किंग अशोका अपॉइंटेड द स्पेशल ऑफिशियल फॉर द पीसफुल फंक्शनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ धमा। दिस इज द करेक्ट। द राइट आंसर 2 इज वनली। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द नेम ऑफ हिज क्वीन कारवेकी इज मेंशन्ड। तो अशोका की एक ही रानी के बारे में जिस हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है उसका नाम है इलाहाबाद पिलर, इज द करेक्ट आंसर। 53 का सी। अब अशोका के डायनेस्टी को कहते हैं कि अशोक लास्ट किंग था, और मॉडर्न डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था जिसका नाम था बिदर्थ। बिदर्थ ने क्या किया, बिदर्थ की हत्या जो 185 बीसी में उसके सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्रा सुंग ने कर दी। और पुष्यमित्रा सुंग ने अशोक के बाद एक नए डायनेस्टी की स्थापना की जिसको सुंग डायनेस्टी भी कहते हैं। और सुंग डायनेस्टी के समय क्या हुआ कि बहुत से विदेशी भी भारत में आके बस गए, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले आके बसे इंडो ग्रीक आके लोग बसे। उसके बाद आप देखिए पार्थियंस लोग आके बसे, फिर आप देखिए सका लोग आके बसे, सबसे लास्ट में कुशाना है। तो आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में दो तरह के डायनेस्टी मिलते हैं। कुछ मिलते हैं डायनेस्टी जो नेटिव थे,
जो अशोक के जगह आए और कुछ विदेशों से आके भारत में बसे और आके पंजाब वाले इलाके में आके बस गए। पहले हम लेते हैं पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी के ऊपर। पहला क्वेश्चन लेते कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज एसोसिएटेड विद द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट जो हुआ वो कुषाणों के समय हुआ और कुषाणों का सबसे महान राजा था, उसका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क को हिस्ट्री में सेकंड अशोका कहा गया है और इसी के समय कनिष्क के समय कहते कि आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही डेवलपमेंट हुआ, उसने स्तूप भी बनाए। और दूसरा उसके समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ, उसने एक कला को प्रमोट किया जिसको गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। तो कुषाणों लोग से जुड़ा हुआ है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें गौतम बुद्धा की स्टैच्यू बनी और कहते कि ये बाहर से एक तरह से इस पर प्रभाव था, ग्रीक प्रभाव था। क्वेश्चन 55। अब कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में कुछ विदेशी लोग जो भारत में आए और विदेशियों के बारे में हमें जानकारी जो मिलता है वो क्वाइन से मिलते हैं। कहता फर्स्ट क्वाइंस टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर इशू बाय द कुषाणा, एकदम करेक्ट है। कुषाणों लोग पहले थे जिन पर भगवान शिव की मूर्ति बनी होती थी। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशूड बाय द क्वाइंस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 55 का सी। कहता हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द बेसिक आइडिया ऑफ द महाना बुद्धिज्म। तो कनिष्क के समय फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ और कश्मीर में बौद्ध धर्म का दो भागों में डिवाइड हो गया। कहते हैं कि महाना बुद्धिस्ट को डेवलप करने में सबसे बड़ा जो रोल किया था उसका नाम था नागा अर्जुना, जिसको आइंस्टीन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। पोस्ट मौर्य में देखेंगे तो व्यापार का बहुत ही विकास हुआ और इस समय कहते हैं कि शहरों का भी बहुत ही डेवलपमेंट हुआ और कहते हैं कि इस समय ट्रेड का भी बहुत भी विकास हुआ। अब इस समय क्या हुआ कि कुछ हमें ट्रेड्स के बारे में पता लगते हैं। जो कहता है पेरिप्लेस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड। हमें एक पता लगता है ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है पेरिप्लस। उससे पता लगता है कि इस समय भारत का ट्रेड एक तरह से रोमन एम्पायर से था। एर्थियन सी वाज द ग्रीक नेम ऑफ द मेडिटेरियन सी। तो एर्थियन सी जो था वो तरह से मेडिटेरियन सी के लिए नहीं, रेड सी के लिए यूज किया जाता था। और कहते हैं कि इस समय भारत और रोम के बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया और इसी समय एक व्यापार का डेवलप हुआ जिसको सिल्क रूट भी कहते हैं और सिल्क ट्रेड भी कहते हैं। चाइना से सिल्क इंडिया आता था, इंडिया से फिर रोम को जाता था। क्वेश्चन 58। When did the चरक संहिता ओरिजिनेट। चरक आपको बताया है कि कनिष्क के कोर्ट में रहता था और इसका ओरिजिन माना जाता है 3rd सेंचुरी बीसी से 200, जिसने बुक लिखा चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 59। अब मैं बताया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट थे, उसमें जो गौतम बुद्धा की पहली स्टैच्यू बनी उसमें कहता है कि ईयरली बुद्धिस्ट स्कल्पचर डिड नॉट शो द बुद्धा इन ए ह्यूमन फॉर्म थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल वाज बुद्धा प्रेजेंस शोन बाय द ईयरली स्कल्पचर। एम्प्टी सीट, व्हील, ट्री और स्तूपा, ये चारों चीज गौतम बुद्धा के स्टैच्यू में दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। कहते नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया हैव ए लार्ज स्टैच्यू ऑफ कुषाणा रूलर हैव बीन डिस्कवर। कुषाण जो रूलर थे कहते कि कुषाण का सबसे महान राजा था, उसका नाम कनिष्क था, जिसको हिस्ट्री में सेकंड अशोका भी कहा गया। और उसके स्टैच्यू जो सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो मथुरा से मिले। कहते कुषाण के दो कैपिटल थे, एक पंजाब में पुरुषपुर जो आज के डेट में पेशावर था, और दूसरा एक तरह से मथुरा। दो कैपिटल, मथुरा जो है वहां पर कनिष्क के ज्यादा स्टैच्यू मिले। क्वेश्चन नंबर 61। विद द रेफरेंस टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सतवानास। अब कहते हैं कि अशोक के जब डिक्लाइन हुआ, अशोका डायनेस्टी माने मॉडर्न डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, तो आपको बताया कि 3 डायनेस्टी का राइज हुआ। पहला सुंग्स, कनव और एक डायनेस्टी का राइज दक्कन में भी हुआ। दक्कन का मतलब आज के प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वाला इलाका, और वहां पर जो डायनेस्टी का राइज हुआ उसको सतवानास कहते थे। तो सतवाना डायनेस्टी दक्कन में इनका राइज हुआ, मौर्यन की जगह आए, और पाटलिपुत्र वाले इलाके में सुंग और कनव आए, और दक्कन वाला इलाका, महाराष्ट्र वाले इलाके में कुछ सतवानास लोग आए। तो पहला है कि वैदिक सप्राइज सच एज अश्वमेधा वाजपेयी वेयर फॉर्मिडर अंडर सुदाना, गलत है। क्योंकि सतवानस रूलर थे वो बौद्ध धर्म के फॉलो नहीं थे, ब्राह्मण धर्म को ज्यादा वो मानते थे, तो उनके समय अश्वमेध यज्ञ हुआ, ये गलत है। सतवाना सो द ट्रेसेस ऑफ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, वो हमेशा अपने मात्र को टाइटल मानते थे, करेक्ट है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाना वाज प्रकृति, ये भी करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा बी। तो सतवाना डायनेस्टी इस बार इंडिया 1 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि वो लोग ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर थे। बाकी बौद्ध धर्म का भी डेवलप हुआ, बाकी ब्राह्मण धर्म के वो ज्यादा फॉलोअर थे। 62।
With the reference to the role played by the Kusana dynasty in India, consider the following system. कुसाना डायनेस्टी के बारे में पहला स्टेटमेंट, द सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कुसाना इंडिया, करेक्ट है। सत्रप सिस्टम मैंने गवर्नर सिस्टम लेके आया कि हर प्रोविंसेस में एक एक गवर्नर होता था जिसको छत्रप कहते थे। दे इंट्रोड्यूस द बेटर कैवलरी एंड यूज ऑफ राइडिंग हॉर्स इन लार्ज स्केल, एकदम करेक्ट है। और कुसाना रूल पैट्राइज बुद्धिज्म इन इंडिया विच इंडिकेटेड थ्रू देयर कॉइन्स, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कुसानों के समय क्या हुआ, एक तो गवर्नरशिप आया, दूसरा सबसे पहले उन्हें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी इशू किए थे और उनने कैवलरी का यूज किया, इसी को बाद में गुप्तो लोगों ने कॉपी किया। और इनके समय कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी हुई और कुसानों के राजा कनिष्क ने कहते पेशावर में स्तूप भी निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 63, कहते सैंट थॉमस इज सेड टू बी कम टू इंडिया टू प्रोपेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। अब कहते हैं कि अब मैंने आपको बताया कि जब मौर्य डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद दो तरह के डायनेस्टियां जो नेटिव में थे, सुंग्स थे, कनव थे और सतवानस थे। सुंग, कनव और सतवाना, सतवाना के बारे में डिस्कस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंडिया के पेपर के लिए। और इधर डायनेस्टी जो सबसे पहले आए सुंग, सबसे पहले आए इंडो ग्रीक लोग जिसका सबसे महान राजा मिनेंदर था। फिर आए इंडो ग्रीक के बाद सक्स लोग आए और सक के बाद पार्थियंस लोग आए, पार्थियंस। और पार्थियन का सबसे महान राजा गोंदोफेरनस था। इसी समय सेंट थॉमस नामक एक पर्सन था जो आया था पार्थियंस के दरबार में और पार्थियनों का राजा उस समय गोंदोफेरनस था क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए। और फाइनली कहते हैं कि वो पंजाब होते हुआ केरल में चला गया और केरल में उसकी डेथ भी हो गई और केरल में उसने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार भी किया था। अब कहता है कि कौन सी द फॉलोइंग से पुष्यमित्रा सुंग, आपको पता है कि मौर्यन डायनेस्टी की हत्या करके जो पहली डायनेस्टी आई पाटलिपुत्र में उसका नाम था पुष्यमित्रा सुंग, वाज द स्टंच फ्लावर ऑफ बुद्धिज्म, पहला गलत है, ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पुष्यमित्रा द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स द भरूच एंड सांची वेयर रिनोवेटेड फर्दर इंप्रूव, ये करेक्ट है। तो पुष्यमित्रा सुंग जो लोग थे जो मौर्य डायनेस्टी के बाद आए पोस्ट मौर्य डायनेस्टी में, वो ब्राह्मण धर्म के फॉलोअर थे, एंटी बौद्धिस्ट थे। फिर भी उनके समय दो स्तूप का बहुत ही विस्तार हुआ, सांची का स्तूप जो अशोक ने बनाया था और भरूच का स्तूप जो अशोक ने बनाया था उसका एक तरह से कहते हैं रिनोवेशन हुआ। तो राइट आंसर होगा 2 इज ओनली। क्वेश्चन नंबर 65, अब पोस्ट मौर्य डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है एंशिएंट हिस्ट्री में उसको हम लोग बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी है आपको पता है गुप्ता लोग जो थे एक तरह से कहते हैं कुषाणों के एक तरह से सामंत थे और कुषाण डायनेस्टी जब खत्म हो गई भारत में तो उनके जगह गुप्तों का राइज हुआ। जो गुप्तों का राजा सबसे महान राजा जो गुप्तों का था उसमें आप देखेंगे सबसे महान राजा जो फाउंडर गुप्ता का था, सबसे महान राजा में समुद्रगुप्त था और चंद्रगुप्त टू जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे। पहला इसमें इस क्वेश्चन होता है कि गुप्तों के समय एक तरह से विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क क्लॉथ अंडर द गुप्ता रीजन। तो गुप्तों के समय सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा प्लेस करता था, उसका नाम था वाराणसी जिसको काशी भी कहते थे। तो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ द केव पेंटिंग ऑफ अजंता। तो गुप्तों के समय दो कला का विकास हुआ, एक तो मंदिर का विकास हुआ, मंदिर टेंपल बनना स्टार्ट हो गए गुप्तों के समय। पहले क्या होता भगवान को पेड़ के नीचे रखा जाता था, अब प्रॉपर तरीके से टेंपल बनना है, मंदिर बनना स्टार्ट हो गए। और पेंटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ। पेंटिंग का डेवलपमेंट आप देखिए तो ऐसे पहले तो केप्स पेंटिंग का डेवलपमेंट हमें मिलता है कि केप्स पेंटिंग में कहता है कि ये अजंता का जो पेंटिंग है बहुत ही फेमस है गुप्तों के समय। पहला कहता है सीन्स हैव नो डिवाइडिंग फ्रेम ब्लेंड इनटू ईच, पहले स्टेटमेंट गलत हो गया, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट है। जितने भी पेंटिंग मिले उसमें जातक के बारे में स्टोरी हमें मेंशन है। और गंधारा आर्ट, गंधारा इस पर सीन है और सीन्स आर बोथ रिलीजियस और सेक्युलर इन नेचर, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चंद्रगुप्त सेकंड इज नॉट करेक्ट। तो चंद्रगुप्त सेकंड जिसको हिस्ट्री में विक्रमादित्य कहते हैं और शकों को डिफीट करके इसने विक्रमादित्य की टाइटल लिया था और यही पहला राजा था जिसके कोर्ट में 8 महान विद्वान रहते थे। कहता है कालिदास अमर सिंह फेमस स्कॉलर इन द कोर्ट, एकदम करेक्ट है। He expanded his empire both through matrimonial alliance and Gankas, ये भी करेक्ट है। और he married the Naga prince named कुबेर नागा, ये भी करेक्ट है। He married his daughter प्रभावती to the Ahom Prince, ये गलत है। तो राइट आंसर होगा
डी डी इज नॉट करेक्टली मैच, बाकी सारे करेक्ट है। इसने अपने डॉटर प्रभावती का ब्याह जो है ओहोम प्रिंस मैंने असम के राजा से नहीं किया था। वातक एक थे, दक्कन में एक रूलर थे जिनका नाम था वातकस, उससे किया था, अहोम के राजाओं से नहीं किया था। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंड ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को एक तरह से एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, खासकर लिटरेचर के मामले में, क्योंकि लिटरेचर का डेवलपमेंट इस समय बहुत ज्यादा हुआ। और गुप्तों के समय दो भाषा थी, जो बड़े पढ़े लिखे बहुत विद्वान थे और जिस लैंग्वेज को बोलते थे वो संस्कृत था। कॉमन लोग एक तरह से प्रकृत भाषा बोलते थे, बाकी जो पढ़े लिखे विद्वान थे संस्कृत का सबसे डेवलपमेंट इसी समय हुआ। और आपको पता है कालिदास जुड़े हुए मैक्सिमम उन्हें बुक संस्कृत में ही लिखे थे। 69 Who among the following composed the प्रयाग प्रस्ती of समुद्रगुप्ता। अब प्रयाग प्रस्ती है, इसी से पता लगता है कि गुप्तों का सबसे महान राजा समुद्रगुप्त के द्वारा किस किस प्लेस पर अटैक किया गया, और इसके रचना इसके कोर्ट पोएट जिसका नाम था हरिसेना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70 Who among the following was the author of the famous संस्कृत वर्क मृच्छकटिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्तों के समय एक मृच्छकटिका बुक है जो गुप्ता का एक तरह से सोर्स भी है, जिसमें हमें पता लगता है इसकी रचना किसने की थी, जिसमें एक तरह से लव मैरिज के बारे में दिखाया गया। तो राइट आंसर होगा सुद्रक वाज द करेक्ट आंसर। सुद्रक ने किताब की रचना की थी। 71 Which one of the following was not a way in which the king in ancient India attempt to claim a higher status। दक्षिण, अब देखिए प्राचीन भारत में जितने भी राजा जो उपाधि धारण करते थे उसमें से कौन सा कारण नहीं था उपाधि का। तो पहला करेक्ट है, वो भगवान को डाइट्स के रूप में उपाधि लेते थे कि भगवान के रूप में। एज्यूमिंग द पोम्पोस टाइटल और इंपोजिंग हाई टैक्स यहां पर नहीं था, और ये तीनों के तीनों करेक्ट है। बाकी इंपोजिंग हाई टैक्स लेके कोई टाइटल नहीं लेते थे। क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वेयर एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड। अभी डिस्कस किया कि चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में 8 विद्वान रहते थे, इसमें से कौन सा विद्वान नहीं जुड़ा हुआ है। हेन तसांग ये हर्ष से जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड से नहीं जुड़ा हुआ। तो राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 73 हु ऑफ द फॉलोइंग किंग इज डिसेप्टेड एज ए प्लेइंग ऑन ए फ्लूट ऑन हिज कॉइन्स। अब गुप्तों का कौन सा राजा था जिसको म्यूजिक पे बहुत इंटरेस्ट था, इंडिया का क्वेश्चन है, और जिसे कॉइन्स पर उसको बिना प्ले करते हुए देखा गया। तो उसका राइट आंसर है समुद्रगुप्ता इज द करेक्ट आंसर, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया का भी टाइटल दिया गया है, क्योंकि इसने दक्षिण के राजाओं को भी हराया था और उत्तर के राजाओं को भी हराया था, जिसके बारे में हमें प्रयाग प्रस्ती से पता लगता है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 74 कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द समुद्रगुप्त से। कहता है द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द डिटेल अकाउंट ऑफ समुद्रगुप्ता रीजन, करेक्ट है। ही वाज लार्जली हेल्ड एज द इंडियन नेपोलियन ड्यू टू हिज मिलिट्री अचीवमेंट, ये भी करेक्ट है। ही वाज द एडेंट फ्लावर ऑफ सेवेनिज्म, शिव का भक्त था, ये गलत है। ये एक तरह से शिव का भक्त नहीं था, विष्णु का भक्त था, विष्णुज्म में बिलीव करता था, विष्णु की पूजा करता था। तो राइट आंसर होगा 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। शिव का भक्त नहीं था समुद्रगुप्ता, विष्णु का भक्त था, और विष्णु धर्म का एक तरह से डेवलपमेंट सबसे ज्यादा गुप्तों के समय हुई। 75 फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन नोन दैट द स्कंदगुप्ता डिफीटेड द हुनास। गुप्तों के समय एक सेंट्रल एशिया से ट्राइब्स आए जिसका नाम था हुनास। हुनास ने ही गुप्ता डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था, जिसका विवरण हमें मिलता है भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन। इससे पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को डिफीट किया था। फाइनली हुनों ने एक तरह से गुप्ता डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्वेश्चन नंबर 76 नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर ऑफ द एंशिएंट इंडिया जिसको बोलते हैं हर्षा पीरियड या पोस्ट गुप्ता एरा। तो पोस्ट गुप्ता एरा या हर्षा पीरियड में सबसे महान राजा हर्ष था, और हर्ष का जो उदय हुआ उत्तर भारत में खासकर हरियाणा वाला इलाके में हुआ। अब हर्ष से भी 2-3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर चेक हर्षवर्धना एक्सपीडिशन इन साउथ इंडिया। जब हर्ष ने अपना विस्तार कर रहा था तो दक्षिण भारत के नर्मदा नदी के तट पर किस राजा ने हर्ष को डिफीट किया था। उसका नाम था पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को डिफीट किया। इसका विवरण हर्ष के समय एक विदेशी यात्री आया था चाइना से, जिसका नाम था हेन तसांग, से पता लगता है। Which China traveler in ancient India wrote the diary called Records of the Travel of Middle India, जिसका नाम था हेन तसांग। 77 का बी। With reference to the नालंदा यूनिवर्सिटी, अब बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी अभी न्यूज में भी है, गुप्तों के राजा जिसका नाम था कुमार गुप्त ने किए थे। कहता है स्कंद गुप्त फाउंडेड इट, पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। इसको कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसमें खासकर महायान के बारे में
कहते हैं बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ओनली महायाना वेयर टॉट हियर, वेरी एकदम करेक्ट है। यहां पर जो सब्जेक्ट आया था महायाना से रिलेटेड था। द स्कल्पचर एट नालंदा वेर हेवली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आर्ट एट सांची एंड ड्यू इंस्क्रिप्शन फ्रॉम, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर इज 2 and 3। तो याद रखना इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था और जहां पर इसकी पढ़ाई होता था उसको महायाना की पढ़ाई ज्यादा होती थी। Consider following statement. हर्षवर्धना शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कन्नौज टू थानेश्वर। द चाइनीज, ये गलत है, हर्ष ने अपना कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज लेके गया था, उल्टा यहां लिखा हुआ था, पहला स्टेटमेंट गलत है। द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हिन तसांग विजिटेड ड्यूरिंग द हर्षा रीजन, एकदम करेक्ट है। तो राइट आंसर इज 2 is वनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लिटरेरी सोर्स रिटेन बाय हर्षवर्धन। कहते हर्षवर्धन ने कुछ किताबों की रचना की थी, इसमें से कौन सी किताब है जिसकी हर्ष रचना नहीं की थी? रत्नावली की थी, प्रदर्शिका की थी, नागानंदा की, लीलावती नहीं की थी। तो राइट आंसर होगा 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई 81, द एम्पायर ऑफ हर्षा वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस इज कॉल्ड भुक्तिस। हर्ष जो का एम्पायर जो डिवाइड था उसको भुक्तिस कहते हैं, भुक्तिस मंडलाज में डिवाइड था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच स्कॉलर वाज द हेड ऑफ नालंदा विहारास। हर्ष के समय नालंदा विहार का हेड कौन था जिसका नाम था सिलभद्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कैलेट हमने डिस्कस किया एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो एंशिएंट हिस्ट्री है यहां से इंडिया के पेपर में हर साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर वाइज हमने डिस्कस किया कैडेट्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, फिर हमने वैदिक कल्चर्स लिया, वैदिक के बाद हमने लिया 16 महाजनपदास, फिर लिया मौर्यन, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और हर्षा। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन रिवाइज किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एनडीए 1 के लिए जो अप्रैल के मंथ में हो रहा है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर द वॉचिंग। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और फिर 1 शॉट में कंप्लीट आपको सब्जेक्ट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए जय हिंद टू एवरीवन।